हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। उत्तर प्रदेश राजकीय विद्यालय एलटी ग्रेड की जो है आज नोटिफिकेशन क्लियर आपको दे दी गई है। सारे विषय के बारे में स्पष्ट क्लेरिफिकेशन आयोग की तरफ से दे दिया गया है। सिलेबस भी डिस्कस किया जा चुका है और मेरे ख्याल से आज से फॉर्म भरा जा रहा है। उस क्रम में हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि टीजीटी और पीजीटी में पॉलिटिकल साइंस को हम ध्यान में रखें और टीजीटी लेवल पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये तीन सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम से टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, हम जो आपसे डिस्कशन कर रहे हैं, हमारे सामने जो पुस्तक है ये पॉलिटिकल साइंस की थियरी, बहुत अच्छी किताब है। ओम प्रकाश गाबा की पुस्तक है और जनरली उत्तर प्रदेश में तमाम विश्वविद्यालयों में यही किताबें चलती हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। और आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन पढ़ना स्टार्ट भी करते हैं। देखिए, यहाँ पर क्लासिकल लिबरलिज्म की बात की गई है। इसका एक वैचारिक परिप्रेक्ष्य हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। इसको हम लोग ज्यादातर देखा जाए तो इसको हम लोग चिर सम्मत भी कहते हैं। जो ये क्लासिकल टर्म है, इसके लिए चिर सम्मत शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, राइट। और इंग्लिश में इसे क्लासिकल कहा जाता है, राइट। तो ये ध्यान रखेंगे। इसके बारे में हम आपसे आज डिस्कस करेंगे, इस सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बात तो और समझ लीजिए कि क्लासिकल लिबरलिज्म को हम लोग देखा जाए तो इसे हम निगेटिव लिबरलिज्म भी कहते हैं। जो ये चीज सम्मत हम बात करते हैं, इसके लिए निगेटिव यानी नकारात्मक, सॉरी, इसके लिए नकारात्मक उदारवाद शब्द का भी प्रयोग किया गया है। तो इसे चीज सम्मत उदारवाद, नकारात्मक उदारवाद, अंग्रेजी में क्लासिकल लिबरलिज्म, ये तीनों टर्म एक ही चीज के लिए प्रयोग करता है, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या कहता है। क्लासिकल लिबरलिज्म की जब बात होती है तो यह विचार 17वीं 18वीं शताब्दी में डेवलप हुआ, राइट। और यहां पर देखा जाए तो किसी भी इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है उसके बारे में ये बात करता है। और इसका मानना था कि चूंकि इंडिविजुअल फ्रीडम, प्रॉपर्टी इंडिविजुअल होती है और यहाँ पर मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस की भी बात की गई है। यानी कि यहाँ पर सीमित सरकार यानी लिमिटेड लिमिटेड गवर्नमेंट की भी बात की गई है। तो इंडिविजुअल के फ्रीडम और सीमित सरकार पर बल दिया गया है। इसका मतलब कि व्यक्ति की कार्य विधियों में सरकार का इंटरफेरेंस जो होगा, डियर स्टूडेंट, क्या होगा? न्यूनतम हस्तक्षेप, यानी सरकार के न्यूनतम हस्तक्षेप की यहाँ पर बात की गई होगी। आगे हम डिस्कस करेंगे। सरकार के न्यूनतम हस्तक्षेप की बात यहाँ पर की गई होगी। यह विचारधारा पश्चिम लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक तरह से देखा जाए तो इसका डेवलपमेंट वेस्टर्न कंट्रीज में हुआ। और विशेषतः यदि पूछा जाए कि इस विचारधारा का जन्म कहाँ हुआ, तो इस विचारधारा का जन्म इंग्लैंड में हुआ, यूके में हुआ। तो 17वीं 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में एक विचारधारा है जिसे हम निगेटिव फ्रीडम के नाम से, निगेटिव लिबरलिज्म के नाम से जानते हैं। निगेटिव लिबरलिज्म इंडिविजुअल के फ्रीडम की बात करता है, इंडिविजुअल के प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन की बात करता है और सरकार के बाजार में या समाज में न्यूनतम हस्तक्षेप की बात करता है। एक तरह से देखा जाए तो जब सरकार न्यूनतम होगी तो व्यक्ति अधिकतम होगा। और ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो यह विचारधारा वेस्टर्न कंट्रीज में एक तरह से देखा जाए तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव रखने का काम करती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह विचार आगे आपसे और क्या कह रहा है। अब यहाँ पर देखिए प्रमुख सिद्धांत क्या क्या है। देखिए, ये जो विचारधारा है
यह जो विचारधारा है, यह जो भी थ्योरी है, यह जो प्रिंसिपल है, वह इंडिविजुअल के लिबर्टी पर फोकस कर रहा है, इंडिविजुअल की स्वतंत्रता पर फोकस कर रहा है, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात कर रहा है, यानी कि बाजार में सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप होगा। इससे यह बात प्रूफ होता है कि यह बाजारवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा, खुली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा, व्यक्ति को निजी संपत्ति रखने का अधिकार होगा, और व्यक्ति के आर्थिक गतिविधियों में सरकार का जो इंटरफेरेंस होगा वह न्यूनतम होगा। बाजार आधारित अर्थव्यवस्था, फ्री इकोनॉमी की बात कर रहा है, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, और एक तरह से देखा जाए तो यह रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन की बात कर रहा है। यानी कि सबसे ऊपर कौन है, तो राजा यहाँ सबसे ऊपर नहीं है, स्टेट सबसे ऊपर नहीं है। यहाँ पर चूंकि इंडिविजुअल के प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन की बात की गई, ओपन इकोनॉमी की बात की गई, फ्री इकोनॉमी की बात की गई, इंडिविजुअल के फ्रीडम की बात की गई, और रूल ऑफ लॉ की बात की गई, यानी सबसे ऊपर यदि कोई है तो विधि है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। और हर व्यक्ति कानून से शासित है, चाहे वो राजा हो या प्रजा हो। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बहुत अच्छा सिद्धांत है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। और हम देखेंगे कि आज तो सिलेबस हम एक बार देख लेंगे, एनालिसिस कर लेंगे, एक वीडियो हम सिलेबस के भी रिगार्डिंग आपको बना देंगे, जिस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल होगा। और उसके बाद हम वन बाय वन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपसे डिस्कस करेंगे। अभी 3 परीक्षाएं हैं, पश्चिम बंगाल पीजीटी, झारखंड पीजीटी, उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड, और इसके बाद उत्तर प्रदेश टीजीटी जो है एडेड कॉलेजों में भर्ती टीजीटी पीजीटी की आने वाली है। तो उन सबको ध्यान में रखकर हम वीडियो आपसे डिस्कस करेंगे। और आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कंटेंट इजीली आपको मिल सके। देखिए प्रमुख विचारक यहाँ कौन कौन से हैं, जॉन लॉक जो प्राकृतिक अधिकार और सामाजिक अनुबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, आगे हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर आपसे डिस्कस करेंगे। एडम स्मिथ जो एक तरह से देखा जाए इसे हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, राइट। और जो है इन्होंने अर्थव्यवस्था के अदृश्य हाथ का सिद्धांत दिया, आर्थिक स्वतंत्रता या अदृश्य हाथ। अदृश्य हाथ का मतलब कि सामने से कोई पकड़ नहीं होगा, उस पर भी हम आपको डिस्कस करेंगे। जेरेमी बेंथम उपयोगितावाद के जनक माने जाते हैं। जेएस मिल व्यक्तिक स्वतंत्रता इंडिविजुअल फ्रीडम के राइट है समर्थक हैं। तो ये 4 दार्शनिकों को आप याद रखेंगे, फर्स्ट जॉन लॉक को, एडम स्मिथ को, जेरेमी बेंथम को और जेएस मिल को। जॉन लॉक प्राकृतिक नेचुरल अधिकार ये कहते हैं कि भाई राज्य का ये दायित्व है कि वह व्यक्ति के अधिकारों को प्रोटेक्ट करेगा, और यदि राज्य निरंकुश हो जाता है, अराजकतावादी हो जाता है, एक तरह से जो है अधिनायकवादी हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में उस राजा को हटाने का अधिकार प्रजा के पास होना चाहिए। एडम स्मिथ इकोनॉमिस्ट थे, ये ओपन एंड फ्री इकोनॉमी की बात करते हैं, और इन्होंने अदृश्य इनविजिबल हैंड का सिद्धांत दिया था। जेरेमी बेंथम, बेंथम उपयोगितावाद के जनक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बेंथम के बारे में, आगे हम पढ़ेंगे। जेएस मिल जो व्यक्ति स्वतंत्रता के समर्थक माने जाते हैं। ये 4 थ्योरी यहाँ पर आप याद रख लेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होगा, राइट। आइए आगे देखते हैं कि अगला स्लाइड क्या कह रहा है। अब देखिए हमने कहा कि आगे आपसे हम लोग डिस्कस करते सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। तो देखिए सामाजिक अनुबंध का क्या है सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। यहाँ पर लॉक ने इस बारे में बात किया है, रूसो का भी सिद्धांत है, हम आगे वहां पर आएंगे। चूंकि क्या है कि अब इसी में लॉक, इसी में रूसो, इसी में दार्शनिकों को पढ़ाने लगे तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट थ्योरी को अलग से थ्योरी की तरफ पढ़िए, और जब हम दार्शनिक पढ़ाएंगे इंडियन एंड वेस्टर्न तो उनके विचारों को वहां पर हम डिस्कस करेंगे, वो ज्यादा आपके लिए यूजफुल होगा, राइट। अभी भी जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमें सुन रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो डियर फ्रेंड्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत ये कहता है, देखिए सबसे पहले तो ये समझो मोटा मोटी कि स्टेट का क्रिएशन कैसे हुआ। आखिर स्टेट ऐसे तो बना नहीं होगा, कोई तो कोई घटना होगी। देखिए है क्या कि इंडिविजुअल इंडिविजुअल समाज में लोग थे, राइट। अब इन इंडिविजुअल में क्या था कि
बहुत सारे कमजोर भी लोग हो सकते हैं और बहुत सारे मजबूत भी लोग हो सकते हैं। जो मजबूत होते हैं कई बार वो कमजोर को सताने लगते हैं, तो कमजोर कहाँ जाएगा? कमजोर कहाँ जाएगा? तो उसको कोई ना कोई ऐसी अथॉरिटी चाहिए जो उसको प्रोटेक्ट कर सके, तो वो स्टेट के पास जाएगा। इसीलिए लोगों ने स्टेट बनाया और लोगों ने अपनी सभी शक्तियों को, ऑल पावर को स्टेट को ट्रांसफर कर दिए। अब एक बात आती है कि समाज की पूरी प्रक्रिया क्या थी। देखिए, दो व्यक्ति ने समाज में शादी करते हैं, तो शादी करते हैं तो ये फैमिली, परिवार बनाते हैं। जब कई परिवार मिलते हैं तो वो कम्युनिटी, जिसे हम लोग समुदाय कहते हैं, समाज शास्त्र जो पढ़े होंगे वो जानते होंगे, समुदाय बनाते हैं। और जब जब कई कम्युनिटियां मिलती हैं तो एक तरह से वो समाज बनाते हैं। और जब कई समाज मिलते हैं तो वो राज्य का निर्माण करते हैं। तो समाज और सरकार के बीच एक अनुबंध, और चूंकि व्यक्ति जो होगा, ये जो व्यक्ति हैं, ये किसके पार्ट हैं? सॉरी, यहां से देख लीजिए, कम्युनिटी के पार्ट है तो सोसाइटी के ही पार्ट होंगे। ये सोसाइटी के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं? इंडिविजुअल जो है सोसाइटी के पार्ट्स होते हैं। तो सरकार के बीच और समाज के बीच अनुबंध, नागरिक अपनी कुछ स्वतंत्रता देकर सत्ता को सौंपते हैं। यानी कि पब्लिक ने कहा, भैया हम कुछ अपने स्वतंत्रता पावर को आपको दे देते हैं, आप इसको हमारे ऊपर कंट्रोल करिए, एक तरह से देखा जाए तो। और राज्य यदि ऐसी परिस्थिति में, चूंकि रिपब्लिक तो कहेगी भैया राज्य को हम शक्तियां दे रहे हैं, राज्य हमारे ऊपर शासन करे, लेकिन शासन करने वाला आपको गला दबाकर मारने लगे, तो आपको अपने गला को छुड़ाना और खुद को बचाव करने का अधिकार है कि नहीं, अपने जीवन की रक्षा का अधिकार है कि नहीं है? क्योंकि ये बात, जब राज्य कोई निरंकुश होता है, अत्याचारी होता है, अपराधी होता है, तो वह राज्य एक तरह से किसी व्यक्ति विशेष पर हमला नहीं करता। राज्य का जो प्रभाव होता है वो पूरे समाज पर पड़ता है, और फिर पूरा समाज संगठित होकर उस शासन व्यवस्था के विरुद्ध लामबंद होकर आवाज उठाती है, उसको उखाड़कर फेंकने का भी काम करती है। ये अधिकार पब्लिक को, जनता को प्राप्त होता है। आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से। तो देखिए, ऊपर ही हमने आपसे डिस्कस किया कि यहां पर फ्री आर ओपन इकोनॉमी की बात होगी। और दूसरी बात हम देखें कि हमारी अर्थव्यवस्था के प्रभाव को आप देखेंगे, इकोनॉमी को, तो इकोनॉमी को उदारवाद और समाजवादी अर्थव्यवस्था दो भागों में बांटा गया है ना? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और सोशलिस्टिक इकोनॉमी में बांटा गया है, और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। जैसे अर्थ, सिंपल सी बात कर लें, चलिए यहां हम लिख भी देते हैं कि यदि अर्थव्यवस्था को देखें तो अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी? तो उदारवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित बोल मानी जाती है, क्योंकि को एक्सिस्ट ऑफ कैपिटलिस्टिक एंड सोशलिस्टिक है। तो इसे जो है कैपिटलिस्ट भी हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग सोशलिस्ट कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो ये जो अर्थव्यवस्था है, यह जो सिद्धांत है, जिसे हम लोग क्लासिकल लिबरलिज्म बोलते हैं, क्लासिकल उदारवाद, वह आपके उदारवादी अर्थव्यवस्था के, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के बारे में बात करेगा। और इसका विचार का, इस सिद्धांत का ये मानना है कि इस मामले में, क्योंकि जो भी उदारवादी या कैपिटलिस्टिक अर्थव्यवस्था होती है, जिसे हम लोग हिंदी में पूंजीवादी भी कहते हैं, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप होता है। तो सरकार का यहाँ क्या होगा? बहुत ही न्यूनतम हस्तक्षेप होता है। तो यह सिद्धांत हम लोगों ने यहाँ पर देखा, और यहीं पर फ्री इकोनॉमी यानी ओपन अर्थव्यवस्था, ओपन मार्केट की बात की गई है। आगे आइए, आगे देखते हैं। ठीक है। अब देखिए, आधुनिक लिबरलिज्म से इसकी क्या भिन्नता है। तो आधुनिक लिबरलिज्म तो हमने नहीं पढ़ा अभी, आगे आपको अगला नेक्स्ट जो है, आपको यही हम
पढ़ेंगे। मॉडर्न लिबरलिज्म के बारे में बात करेंगे। 19वीं शताब्दी में यह जो है 19th सेंचुरी में डेवलप हुआ, यह आपका लगभग 18th सेंचुरी में डेवलप हुआ क्लासिकल। तो यहाँ पर सरकार लिमिटेड होती है, ओपन इकोनॉमी की बात की गई है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई है। लेकिन आधुनिक जो मॉडर्न लिबरलिज्म होगा उसके अपोजिट वेलफेयर स्टेट की बात करेगा, राज्य के आवश्यक हस्तक्षेप की बात करेगा, और यहाँ पर सोशल जस्टिस को प्रोमोट किया जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि चूंकि जब क्लासिकल लिबरलिज्म की बात करेंगे, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की बात करेंगे, तो यहाँ पर तो मेरे ख्याल से एक तरह से कोई वेलफेयर स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, राइट। कल्याणकारी राज्य का तो क्लासिकल के अंतर्गत वेलफेयर स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, राइट। यहाँ पर जिसकी जितनी क्षमता है, जिसकी जितनी स्किल है, जितना जितना मेहनत है, जितना जो कर सकता है, जितना कमा सकता है वो कमाएगा, सरकार का उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, राइट। खैर, आगे बढ़ते हैं और इसको हम लोग डिलीट कर लें पहले, फिर देखते हैं कि आगे इसके बारे में क्या डिस्कस किया गया है। देखिए, इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है। देखिए आलोचनाएं क्या है। ऐसा माना जाता है दार्शनिकों का, विचारधाराओं का, या जो मॉडर्न लिबरलिज्म के समर्थक होंगे उनका ये मानना है कि ये सिर्फ संपन्न वर्ग को लाभ पहुंचाता है। क्योंकि सोशलिस्टिक जो इकोनॉमी होती है उसमें जो बीपीएल क्लास के लोग हैं उनके भी इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट के लिए सरकार डिफरेंट टाइप्स के स्कीम्स लाती हैं, डिफरेंट टाइप्स के वर्क करती है। तो लोगों का ये मानना है कि ऐसा यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा क्लासिकल में। तो यहाँ पर सोशल इनइक्वेलिटी जो है वो बढ़ सकती है, और पूंजीवाद का अधिक छूट देने से एक तरह से सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन, जो गरीब, कमजोर या इस अनस्किल या इस तरह के जो लोग हैं उनका बड़े पैमाने पर शोषण भी हो सकता है। इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। आगे देखते हैं अंत में क्या बातें डिस्कस की गई है। कंक्लूजन आप देख लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, क्लासिकल लिबरलिज्म में किसकी बात की गई है, तो यहाँ पर डेमोक्रेसी की बात की गई है, याद रखना। ह्यूमन राइट्स की बात की गई है, ओपन इकोनॉमी या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की बात की गई है, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ विधि की शासन की बात की गई है। इसका जन्म कहाँ हुआ, तो यूके में जन्म हुआ, और एक तरह से ये लोकतंत्र की नींव भी रखने का काम करती है। इसको समझ सकते हैं कि यह लोकतंत्र की नींव रखने का काम करती है, राइट। तो ये बातें यहाँ पर की गई, और वर्तमान समय में इसकी सीमाओं को देखते हुए बहुत सारे इस पर रिसर्च हुए हैं, और यह आज भी वैचारिक बहस का हमारे लिए आधार है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। अब यहाँ से हम सोशलिस्टिक इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ेंगे, और जहाँ सोशलिस्टिक इकोनॉमी के बारे में हम डिस्कस करेंगे वहां पर पॉजिटिव एक तरह से उदारवाद की बात, लिबरलिज्म की बात करेंगे। वही आपका मॉडर्न लिबरलिज्म होगा जो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, राइट, सकारात्मक उदारवाद के बारे में। ठीक। तो यहाँ पर आगे यहाँ पर क्लास को ओवर करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही आपको क्लास देंगे, इधर उधर की बातें बहुत कम करेंगे। जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल होगा वो बातें आप हमसे डिस्कस करेंगे। बहुत जल्द हम आपके लिए जूम पर एक या एप्लीकेशन के थ्रू क्लासेस लेकर आ रहे हैं। चैनल क्लास अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि इस वीडियो को प्रमोशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।